हेलो प्यारे दोस्तों, मैं भाई सर आपका हमारे दीपक शकुंतला सर चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को हिंदी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और इसमें सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन ही होंगे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमने इसमें रखे हुए हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग मिलकर के विद एक्सप्लेनेशन के साथ ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आप लोगों को ये क्वेश्चंस कराऊंगा। आप यकीन मानिएगा आपके क्वेश्चंस फंसेंगे, क्योंकि ये सिलेबस के अनुसार ही हमने पेपर को डिजाइन किया है। चलिए आप लोगों को ले चलते हैं अपने सेट की ओर। इससे पहले आपको ले चलूँगा एक मोटिवेशनल कोटेशन के पास। कहते हैं कि क्यों डरते हो जिंदगी में, क्यों डरते हो जिंदगी में, क्या होगा और जो भी होगा तजुर्बा ही होगा। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शौहरत है। आज हम लोगों का ग्रुप डी और ग्रुप डी सी भी होगा। चलिए चलते हैं अब अपने सेट की ओर। अब 1 मिनट का इस सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है कि और मैंने ये सारे बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए कह रहे हैं सब में व्याप्त रहने वाले के लिए अनेक शब्दों में एक शब्द आपको चुनना होगा। सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी कि सर्वव्यापी। आपको मैं बताऊं, ये तो गलत लिखा हुआ, ये भी गलत लिखा हुआ। ये सर्वव्यापी ऐसे नहीं से लिखा जाता है, सर्वव्यापी ऐसे करके बेटा सही लिखा जाता है। आप लोगों को अच्छी तरीके से ये याद करने पड़ेंगे। चलिए इससे रिलेटेड आपको जानकारी दे रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वव्यापी इस तरीके से लिखा जाता है कि इस तरीके से कि इस तरीके से, तो आपको बताना पड़ेगा कि बेटा सर्वव्यापी जो है ना तो इस तरीके से, ना तो इस तरीके से, ना तो इस तरीके से, किसी तरीके से नहीं लिखा जाता। ये त्रुटि रूप दे रखा है और सही रूप होगा सर्वव्यापी। आइए हम चलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और भी शब्द देखते हैं हम लोग। चलिए क्या है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे, देखिए ये अनेक शब्द हैं, इसके लिए एक शब्द आपको दे रखा है। पूछेगा कि अधिकार या कब्जे में आया हुआ कोई भी पार्ट, चाहे कोई भी जमीन हो, कुछ भी हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिकृत। कहते नहीं कि इस पे इस नेता ने अपना अधिकार जमा लिया, ये तो नेता द्वारा अधिकृत है। कहते कि नहीं कहते हैं बेटा? कहते हैं ना। अगर हम लोग कहते हैं कि कल्पना से परे हो, जो चीज़ कल्पना से परे होती बेटा उसके लिए क्या कहते हैं? कल्पनातीत। घूम फिर कर सौदा बेचने वाले को क्या कहते हैं? फेरी वाला। कहते नहीं भैया फेरी वाले आ गए, ये सौदा लेकर के आ गए। कहते हैं ऊपर से गिरी बूंद और धरती सुनहरी हो गई और खलील भाई की याद में सारी दोपहरी हो गई। आ जाइए आ जाइए, हमारे मसालों से भरे भरपूर कुरकुरे खाइए। ऐसे करके फेरी वाले बेचते हैं ना, फेरी वाले। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे कहते हैं अर्पण। अपर्ण, अपर्ण, पर्ण का मतलब पत्ता, आ का मतलब नहीं। जहाँ पर आ शब्द लग जाता है बेटा उसका मतलब होता नहीं, तो आ मतलब नहीं, पर्ण मतलब पत्ते। जिसके अंदर पत्ते नहीं रहे उसे बोलेंगे अपर्ण। क्या बोलेंगे? अपर्ण। जो कोई वस्तु वहन करता है तो वो वाहक होता है, वाहक होता है। 3 प्रहरों वाली रात त्रियामा होता है। दंड दिए जाने योग्य दंडनीय होता है। कहते नहीं ये काम आपका दंडनीय है, आपने दंडनीय काम किया है, क्योंकि आपको दंड देने योग्य वाली बात आपने की है, दंड देने वाला काम किया है, इसलिए आप दंडनीय हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भाई निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 4 बनाने का गणित, 2 से 4 बनाने का गणित, बोले 2 से 4 बनाओ, है ना। तो कहते नहीं भैया 2 लगाओ 4 बनाओ। इसका मतलब होता है कि मन में प्रकट होना नहीं भैया, ऊपरी बातें करना नहीं भैया, किसी धुन पर अड़े रहना, नो नो नो। धन को जल्दी से जल्दी बढ़ाने की कला, तभी कहते हैं कि 2 लगाओ 4 बनाओ, 2 लगाओ 4 बनाओ। इसका मतलब धन को जल्दी से बढ़ाने की कला को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी अपने 2 से 4 बना लीजिए।
अब देखिए इसी से रिलेटेड आपको और भी फैक्ट बताता हूँ। ये नहीं कि मतलब एक ही क्वेश्चन कराया, नहीं, उससे जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वैसे करवा रहा हूँ। देखिए मुहावरे के अन्य भी उदाहरण आपको बता दे रहे हैं। जैसे कहीं कहीं पर क्वेश्चन आ जाता है कि नज़रबंद करना, कहते नहीं उन्हें नज़रबंद कर लिया गया है, या सरकार ने उन्हें नज़रबंद कर दिया है, नज़रबंद कर दिया है। तो नज़रबंद करना का मतलब होता है जेल में रखना, यानी कि किसी को जेल में बंद कर देना, उसे कहते हैं नज़रबंद करना। क्या करना बेटा? नज़रबंद करना। जैसे वाक्य प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे कि महात्मा गांधी जी को सॉरी अंग्रेजों ने कई बार नज़रबंद करके रखा था। तो यानी कि अंग्रेजों ने महात्मा गांधी जी को कई बार जेल में बंद करके डाला। चलिए अगला क्वेश्चन है कि धरना देना। धरना देने का मतलब होता है अड़कर बैठना। मतलब धरना दे रहे थे कि नहीं भैया मेरी ये मांगे पूरी करो तो हम यहाँ से हटेंगे, तो धरना दे रहे थे मतलब अड़ के बैठ जाते हैं, नहीं 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 हटना नहीं है ना। बहुत से लोग धरना देते हैं ट्रेन के आगे बैठते हैं, अरे भाई मतलब ऐसा क्यों कर रहे, फिर भी ड्राइवर चढ़ाता नहीं है, बैठ सकते हैं। तो अड़कर बैठना इसका मतलब धरना देना। बाकी प्रयोग क्या होता? सत्याग्राही, यानी कि जो सत्याग्राही हुआ करते थे, मतलब जो सत्याग्रह होते थे, तो आंदोलन जो हुआ करते थे उसकी बात कर रहे हैं कि सत्याग्राही मंत्री की कोठी के सामने धरना दे रहे थे। सत्याग्राही का मतलब होता है जो आंदोलन में भाग लेते हैं। ठीक है बेटा, वो अड़ के बैठ जाते हैं, नहीं मंत्री जी ऐसा तो करना ही पड़ना पड़ेगा, हमारा धरना है, धरनास्पद नहीं होना चाहिए। हाँ, दीवारों के कान होना, ओहो दीवारों के सर कहाँ पर कान होते हैं? नहीं, कान इसका मतलब ये मुहावरा है बेटा, कैसे आप करेंगे यूँ, जाइए चलते हैं। इसका अर्थ होता है किसी गोपनीय बात के प्रकट हो जाने का खतरा। वाक्य प्रयोग कहते नहीं लोग, यार धीरे धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, हाँ है ना। तो दीवारों के भी कान होते हैं, अतः तुम लोग बात करते समय सावधानी रखो क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। यानी कहने मतलब ये बात फैल जाएगी कहीं न कहीं से। हाँ, थक कर चूर होना, थक कर चूर हो जाना, यानी बहुत थक जाना। बोले ऐसा करो पानी ले आओ, अच्छा हम सो जाएंगे, आज बड़ा थक के चूर हो गए, इसका मतलब हम बहुत ही थक गए हैं। वाक्य प्रयोग मई की धूप में 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के कारण मैं तो थक कर चूर हो गया हूँ, थक के चूर हो गया मतलब चूर चूर हो गया, अब ऐसा करता हूँ रेस्ट मान लूँ, है ना। तिनके का सहारा, थोड़ी सी मदद बस मिल जाए, बस तिनके का सहारा मिल जाए यार, नैया हमारी पार हो जाएगी, मतलब ये काम अटका हुआ है, ये काम हमारा बन जाएगा, बस तिनका सा सहारा मिल जाए हमें। मतलब मैंने मोहित की जब 100 रुपये की मदद की तो उसने कहा कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। भैया मतलब बस मतलब आपने थोड़ी सी मदद कर दी, हमारे यार भाई जीवन सफल हो गया, मतलब हमारा काम अटका था वो भैया निकल गया, बस तिनका का सहारा था हमारे लिए, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तिनके का सहारे का अर्थ क्या होता है, तो थोड़ी सी मदद होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया जो जिया जिसे बोलते हैं गिया, वर्ण किसके योग से बना हुआ है? बेटा आपको मैं अगर बताऊं तो हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, जिसमें से एक जिया होता है और एक क्या होता है, जिया, और 4 शब्द होते हैं, छा होता, त्रा होता, जिया होता है। आपको इसी तरीके से बताना है कि जो जिया है वो किससे मिलकर बना है। तो जिया जो, अगर आप इसको गिया पढ़ेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे, आप इसे जिया पढ़िएगा, इसे जिया बोला जाता है। तो जिया जिया यानी कि जाऊँ जाऊँ जाऊँ, और जो भी शब्द ये संयुक्त होते हैं उसमें आधा जा बनता है, ज उआ से मिलकर है जिया। तो आपका सही आंसर ये तो नहीं होगा सर, जाऊआ बताया, उआ इसमें है नहीं, उआ इसमें है नहीं, सही आंसर होगा जा और उआ। आइए इन सारों के बारे में जानते हैं। अभी आपको की पॉइंट आपको पता करने चाहिए कि की पॉइंट क्या है, आइए चर्चा करते हैं। यानी कि दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जिया वर्ण भी संयुक्त व्यंजन है, और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं, सीधे क्वेश्चन पूछेगा और आपका आंसर होगा 4। तो बताइए हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन ही होते हैं। आपसे पूछ लेगा कितने होते हैं तो आप बताएंगे 4, या आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो इन 4 में से आपको 3 देगा और एक दूसरा दे देगा, तो आपको पता होने चाहिए। अब हम आपको ट्रिक से बता रहे हैं, मतलब कैसे ये कैसे कौन सा किससे बना है। तो देखिए जैसे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए छा किससे बना है, तो छ क शा से बना है, त्रा तारा
ता और रा से बना है। जिया जा वहाँ से बना, सरा 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 इसे बोलते हैं सरा, तो ये सा और रा से बना है। पहला वाला हमेशा अक्षर आधा होता है। सीधे क्वेश्चन पूछता है कि छा किससे मिलकर बना है, तो आपको बताना होगा का आधा और सा पूरा। इसको जब जोड़ देते हैं तो बेटा बन जाता है हमारा छा, है ना। तो क श छ, तर त्र, जव ज, गिया जिया जिसे बोलते हैं, सर सरा बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि किसे वर्णमाला कहते हैं, तो आपको बताना होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। सीधे क्वेश्चन आएगा आपके सामने, किसको वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हर भाषा की एक अपनी अपनी वर्णमाला होती है। इंग्लिश की अलग वर्णमाला है ना, हमारी हिंदी की अलग वर्णमाला होती, तेलुगु की अलग वर्णमाला होगी, है तमिल की अलग होगी। तो वर्ण में दो प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं हमारी हिंदी में, दो प्रकार के, एक होता है स्वर और एक होते हैं व्यंजन। वैसे तो व्यंजन 13 हम लोग छोटा बड़ा जब पढ़ते थे छोटे थे, लेकिन नहीं बेटा, स्वर जो हैं वो आपके 11 माने जाते हैं और व्यंजन बेटा आपके 33 माने जाते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सॉरी आइए, हाँ ये रहा आपका क्वेश्चन, सॉरी इतना सही है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए संध्या का पर्याय कौन सा नहीं है, तो आपको पता है गोधूली बोलते हैं, जब गैयाँ आती हैं चर के तो गोधूली बोलते हैं। अब दिनांत बोलते हैं क्योंकि उसमें दिन का अंत होता है शाम में। निशारंभ बोलते हैं, निशा का मतलब होता है रात्रि का आरंभ होता है, लेकिन विभावरी तो रात्रि को बोलते हैं, इसका मतलब रात होता है, इसका मतलब संध्या नहीं होती। दिनांत का मतलब दिन का अंत होता है। गोधूल जब गैयाँ चल के आती हैं तो धूल उड़ाती आती हैं शाम में, है ना। निशारंभ, निशारंभ, निशा का मतलब रात्रि का आरंभ होता है, लेकिन ये वाला आपका सही जो आंसर होगा तो वो बेटा आंसर होगा विभावरी, क्योंकि विभावरी बेटा रात का होता है, ये संध्या का नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब पर्यायवाची शब्द में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए कुछ महत्वपूर्ण आपको मैं शब्द बता रहा हूँ, आप इनको याद जरूर कर लें। जैसे कुछ महत्वपूर्ण शब्द पर्यायवाची सुनिएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछे पानी का, पानी के एक क्वेश्चन पूछेगा कि बारी किसका पर्यायवाची है, पानी का। नीर किसका है, पानी का। तोय किसका है, पानी का। सलील किसका है, पानी का। अम्बू किसका है, पानी का। सर किसका है, पानी का। अब देखिए कैसे आप याद करेंगे, इसको याद कैसे करेंगे, बोले बहुत सिंपल है भैया, इसको कैसे याद करेंगे। तो देखिए बारी, अब भाई हम कोई भी आग बारते हैं, मतलब आग बारी, तो उसको बुझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जल लाएगा। अगर बड़ी चीज़ है, कोई बारी है, तो उसे बुझाओगे तो जल से बुझाओगे। बारी और जल कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये नीर, नीर तो बोलते हैं, बोले तोय पीना है कि नहीं, तोय पीना है पानी कि नहीं पीना। तोय, तोय, तोय का मतलब होता है जल। सलील, अम्बू, हम लोग छोटे थे, मम्मी अम्मू ली अम्मू ली अम्मू, तो अम्बू का मतलब जल होता है ना, और सर का मतलब भी जल होता है। आकाश व्योम बोलते हैं, गगन बोलते हैं। शून्य तो अभी हम ट्रिक से बता रहे हैं, अंबर तो आपको पता ही है, आसमान पता है, अंतरिक्ष में भैया तो आसमान है ही, है ना। तो शून्य आपको याद रख लेना है कि आकाश का जो पर्यायवाची होता है शून्य होता है। हवा का पवन होता है, वायु होता है, समीर होता है, अनिल होता है। बात होता है मारुत, मारुति नंदन, बजरंगबली को बोलते हैं, वो हवा में उड़ते हैं इसलिए मारुत शब्द पड़ गया। और एक होता है पवमान, क्या होता है बेटा, पवमान होता है। सांप को क्या बोलते हैं, सरप, ओहो हो सरप। नाग, विषधर, क्योंकि उसमें विष होता है। बियाल, और बताओ सांप कहाँ घुस जाता है, बियाल में ही तो घुसता है, तो इसलिए बियाल। बियाल का मतलब जैसे बोलते हैं हम लोग भारिया, है ना, तो बियाल में ही तो घुस जाता है सांप, है ना, तो बियाल। करिया, भुजंग, भुजंग, भुजंग बोलते नहीं। उरग, उरग का मतलब होता है जो छाती भर या पेट भर चलता है उसे उरग बोलते हैं, तो वो छाती से या पेट से चलता है इसलिए उसको उरग बोलते हैं। अही, 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 अभई सांप, अही, अही बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, अही सांप, अही। तो अही, उरग, भुजंग, करिया, बियाल में घुस गया। विषधर था, नाग था, सरप था। पन्नग, नग, 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 नाग है। जंगल को बोलते हैं वन, जंगल को क्या बोलते हैं, वन बोलते हैं। कानन बोलते हैं बीहड़, बोले बीहड़ में राणा प्रताप जी जब युद्ध लड़े थे, बाद में हल्दी घाटी का युद्ध बाद में जब समाप्त हुआ तो वो बीहड़ में चले गए थे। बीहड़ का मतलब जंगल, बिटप, बिपिन, तो बिपिन का मतलब होता है जंगल, बिटप का मतलब जंगल, बीहड़ का मतलब जंगल, कानन का मतलब जंगल, वन का मतलब जंगल। घर को क्या बोलते हैं, गृह, तभी तो हम लोग कहते हैं गृह कार ले जाओ, है ना। सदन बोलते हैं घर को, आवास बोलते हैं, आवास विकास,
है ना। आवास बोलते हैं, आलय बोलते हैं, गेहे हैं, निवास बोलते हैं कहाँ तुम्हारा निवास है, और नीले भी बोलते हैं। अमृत, अमृत को क्या बोलते हैं, सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, जीवनोदक, क्योंकि ये जीवन देता है इसलिए इसे जीवनोदक बोलते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए असुर, असुर का पर्यायवाची क्या है, तो असुर को बोलते हैं राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर, क्योंकि ये निशाचर, निशा का मतलब रात्रि में चलने वाले, दनुज या तुधान। अग्नि को बोलते हैं आग, अनल, अनल का मतलब आग। बोले गुरुजी एक बात भाई हमारे समझ में नहीं। बोले बोलो बच्चा बोलो। बोले गुरुजी आपने अभी पढ़ाया अनिल। हाँ भैया अनिल पढ़ाया। अनिल का मतलब होता है हवा और अनल का मतलब होता है आग। अब याद कैसे करोगे, देखो इसमें अगर आप अनल लिखो तो अनल में आ रहा नल। अब बताओ आग को बुझाने के लिए क्या चलाना पड़ेगा, नल। तो जैसे आप आ जाए नल तो समझ जाओ नल से निकलता पानी जो बुझाता आग को, तो अनल हो गया आग का, अनिल हो गया हवा का। अच्छा सर ठीक है। पावक वो तो आपको पता है, वही भी पता है। घोड़ा को बोलते हैं, अश्व को बोलते हैं घोड़ा, है, तुरंग, बाजी, घोटक, सेंधव और तुरंग। कैसे आप याद करेंगे, अब देखिए घोड़ा, अश्व का मतलब घोड़ा होता है। घोड़ा को कोई चलाता है तो है, 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 है। और देखो उसके घुंघरू बजे होते हैं, तू रंग 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 रंग, बजते कि नहीं बजते हैं। बाजी, बाजी की नहीं, घुंघरू बाजी। घोटक तो घोड़ा, घोटक टक 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 चलता कि नहीं, घोटक टक 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 चलता कि नहीं। सेंधव और तुरंग। चलिए सर, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए सर सराहट में प्रत्यय है, सरसराहट में प्रत्यय बताइए, तो सरसराहट में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए भैया प्रत्यय क्या होते हैं, आप क्या कीजिए खाली दो शब्दों को अलग कर दीजिए जिनका अर्थ भी सही निकले। तो हम सरसराहट को सर 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 बोलते हैं, सर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा और लगाया शेर सपाटा, हम लोग पढ़ते थे ना पहले। तो सर सर होता है और सर सर में आहट जोड़ दो, आहट, तो हो जाएगा सरसराहट। क्योंकि आप ही बताइए, बड़ा की पाई मैंने यहाँ से छोड़ दी था, खाली सरसर ले लिया बड़ा की पाई और बड़ा और हा अटा, आहट निकाल दो बस, सरसराहट, आहट इसमें जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाही। कहने का मतलब ये है कि जब मेरे अंदर अज्ञान था तो मेरे अंदर क्रोध था, और जब ज्ञान आ गया तो मेरे अंदर से मोह, क्रोध ये सब दूर भाग गया। क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, क्योंकि प्रेम की जो गली होती वो बहुत संकरी होती, बहुत पतली होती, इसमें एक ही चीज़ रह सकती, या तो ज्ञान होगा तो क्रोध मोह है, घमंड कुछ नहीं होगा, और जब घमंड मोह क्रोध होगा तो ज्ञान नहीं होगा, है ना। इसलिए जो ज्ञानी आदमी होते बहुत कम बोलते हैं, हाँ वे फालतू नहीं बात करते हैं। चलिए तो इसमें कौन सा रस है, जब भी आपको लगे कि इस चीज़ को सुनने से एकदम शांति सी फील होती है, हाँ अब यार ऐसा करेंगे। जैसे कभी कभी गुरुजी क्या करते थे पहले हमारे, मतलब लेक्चर देने लगते थे, पढ़ लो बेटा, माँ बाप का पैसा लगाते, माँ बाप पैसे लगाते हैं, कुछ उम्मीद से ही लगाते हैं, पढ़ लो, देखो वो सिलेक्टेड हो गए, वो कितने बढ़िया। तो शांत होकर सुनते थे, माइंड थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, यार अब ऐसे ही पढ़ेंगे ना, ऐसे कहते थे कि नहीं कहते थे। तो क्या होता था, तो एकदम शांत रस जागृत हो जाता हमारे अंदर। जब कोई चुटकुला वगैरह कोई सुनाए तो हमारे अंदर हंसने वाला रस जागृत हो जाता है। जब हमारा मतलब कुछ काम बिगड़ जाए, कोई चाहने वाला बिछुड़ जाए, मर जाए, तो हम लोगों के अंदर क्या होता, शोक, शोक शोक उत्पन्न हो जाता है, जिसे बोलते हैं हम लोग करुण रस, है ना। जब हमें कोई कहानी सुनाता है, मतलब वीर लोगों की कहानी है, मिलिट्री सॉन्ग सुन लेते हैं तो हम लोगों के अंदर वीर रस उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे रस होते हैं जो हमारे अंदर जन्मजात ही होते हैं। तो इसको सुनने से बेटा क्या होगा, शांति सी फील होगी, इसलिए इसमें शांत रस आइए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काव्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाले आनंद की अनुभूति को साहित्य के अंतर्गत रह रस कहा जाता है। यहाँ पर रह गलत लिखा हुआ है। हिंदी में स्थायी भाव के आधार पर काव्य में 9 रस माने जाते हैं। सीधे क्वेश्चन पूछेंगे आपको, आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए हिंदी में कितने रस होते हैं, तो 9 रस होते हैं, 9 रस। और स्थायी भाव भी 9 ही होते हैं। आपको स्थायी भाव पूछ लेगा, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है, तो आपको स्थायी भाव आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। जैसे श्रृंगार का स्थायी रस क्या है, रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय,
विवश का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद। अब बोले सर ऐसे तो हम भी पढ़ लेंगे, फिर आपसे पढ़ने से फ़ायदा ही क्या है, हमें कुछ रटवा दीजिए, याद करवा दीजिए ताकि हमें दोबारा ना पढ़ने पड़े। तो श्रृंगार में आ रहा श्रृंगार, बताइए स्त्रियां जब श्रृंगार करती हैं बढ़िया तरीके से, देखो शाम में खाना बनाएंगी और शाम के बाद जब रात हो जाती तो आराम श्रृंगार करके श्रृंगार करके ही तो तैयार होती हैं कि महाराज आ रहे होंगे, पति महाराज, लेकिन पति महाराज तो पौआ लगा के आते हैं ना। तो श्रृंगार औरतें कब करती हैं? रात में, रति है ना, फिर रति जोर हो जाती है। हास्य, हास्य का मतलब होता है हंसना, तो इसका स्थायी भाव क्या होगा? हास होगा। करुण का मतलब होता है हमारे अंदर जब दुख का भाव उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं। तो हम लोग दुख को क्या कहते हैं? शोक ही तो कहते हैं, शोक संताप। रौद्र है ना, रौद्र, रौद्र रूप रख लिया शंकर जी ने, इसका मतलब शंकर जी क्रोधित हो चुके हैं, इसलिए तो रौद्र रूप रख लिया। तो जहाँ पर आ जाए रौद्र रस का तो क्रोध। वीर, वीर रस हम लोगों के अंदर जब भी वीर कहानियाँ सुनाई जाए तो हमारे अंदर उत्साह सा उत्पन्न हो जाता है ना, वीर रस सुनने से वो उत्साह हो जाएगा, तो उत्साह हो जाएगा। भयानक, जब हम कोई चीज़ भयानक देख लेते हैं, और भयानक कोई चीज़ें, हम वहाँ गए थे, वहाँ भूत मिला था और भूत बहुत बड़ा था, तो हम लोगों के अंदर भय उत्पन्न नहीं हो जाता? जब कोई भयानक चीज़ एकदम आगे से आ जाए, ओ भय उत्पन्न हो जाएगा, है ना। विवश का मतलब होता है जुगुप्सा, इसका जुगुप्सा क्या होता है? इसमें घिन जैसी आती है, तो जुगुप्सा इसमें हो जाएगा। अद्भुत, विस्मय, एकदम अद्भुत चीज़ें, ओ अद्भुत, जैसे मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते एकदम जो है कुछ यहाँ पर बना दूँ, भूत बना दूँ, कुछ भी बना दूँ, एकदम एकदम अद्भुत सी चीज़, ओह विस्मय एकदम हो जाएगा आपको। शांत, शांत आदमी कैसा होता है? निर्वेद, निर्वेद में आ रहा निरेवेद। और जो कोई इंसान निरेवेद पढ़ लेगा, निर्वेद निरेवेद पढ़ लेगा तो वो ज्ञानी हो जाएगा, वो ज्ञानी आदमी शांत ही रहता है ना। तो शांत रस का निर्वेद हो गया। कर्पट का तद्भव रूप क्या होगा? देखिए तद्भव क्या होता है? हिंदी का शब्द, हिंदी का शब्द होता है तद्भव, और तत्सम होता है संस्कृत का शब्द। तत्सम होता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तत्सम क्या होते हैं, तो तत्सम होते हैं संस्कृत के शब्द और तद्भव होते हिंदी के शब्द। तो आपको बताना होगा कर्पट जो है, कर्पट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो कर्पट का जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा बेटा? तो कर्पट का होगा कपड़ा। क्या होगा बेटा? कपड़ा, कपड़ा होगा। अब आप समझे कर्पट एक कर्पूर ऐसे करके कुछ होता है? नहीं 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 भैया, कर्पट कपड़े का होता है। आइए फिर इधर मिस्टेक वाला देखते हैं हम लोग। देखिए कर्पट का तद्भव रूप, कर्पट का तद्भव रूप कपड़ा होता है। कपड़ा का और भी पर्यायवाची हैं, मयूख बोलते हैं, वस्त्र बोलते हैं, चीर, चीर हरण हुआ था, वसन बोलते हैं, पट बोलते हैं, अंशु बोलते हैं, कर बोलते हैं, अंबर बोलते हैं, परिधान बोलते हैं। तद्भव मूल रूप संस्कृत के वे शब्द होते हैं, मैंने क्या कहा? तद्भव मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द होते हैं जिनका हिंदी में रूप परिवर्तन हो गया है, उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे दूध होता क्या? दुग्ध, दूध कहने लगे। फूल संस्कृत में पुष्प, फूल कहने लगे। आम, रात आदि जो हम लोग बोलते हैं बोलचाल भाषा में, वो तद्भव होते हैं। अब देखिए अगर मैंने कह दिया, मिस्टेक पॉइंट देखो, इसमें मिस्टेक कहाँ से इंसान कर सकता है? कपाट, कपाट का मतलब होता है किवाड़, लेकिन करपट का मतलब कपड़ा। देखिए यहाँ पर देखिए, करपट, करपट का मतलब कपड़ा, कपाट का मतलब किवाड़, कर्पूर का मतलब कपूर होता है। तो ये हम लोग क्या बोलते हैं? ये संस्कृत के शब्द हैं ये, और ये आजकल ज़माने में हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना। आइए फिर इसी तरीके से और तद्भव रूप तत्सम देखते हैं। तद्भव तत्सम, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि पूस, पूस को हम लोग बोलते हैं पौस। दिया आज के ज़माने में बोलते हैं, बोले दिया जला दो भैया, दिया को संस्कृत में क्या बोलते हैं? दीप, सही भाषा में दीप। सुई, सुई बोलते हैं, बोले सुई दे दो डलैया बिन ले, ऐसे कर लें वो कर लें। तो सुई को पहले संस्कृत में बोलते हैं सूची, सूची। गोबर, आज के ज़माने में बोले गोबर डाल दियो, है भैंस ने गोबर कर दिया बाहर डाल दियो, नहीं भैंस पानी में चली जाएगी। तो गोबर को क्या बोलते थे? गोमय, गोमय, गो का मैल, गोमय, उसे बोलते हैं गोमय। ईख आज के ज़माने में बोलते हैं क्या? हाँ ईख। पहले बोलते थे इच्छू, धुआं आज के ज़माने में। पहले बोलते थे धुर्म संस्कृत में, अब भी बोलते हैं धुर्म पान, तभी तो हम लोग बोलते हैं। तत्सम क्या होते हैं? तत्सम वह शब्द होते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तत्सम शब्द जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम कहते हैं, अर्थात संस्कृत के ही शब्द होते हैं। जैसे दुग्ध हम बोलते हैं, पुष्प बोलते हैं, आज के ज़माने में फूल कहते हैं, आम्र बोलते हैं, आज के ज़माने में आम कहते हैं, रात्रि कहते हैं संस्कृत में, आज के ज़माने में रात कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जो किसी भी विषय का ज्ञाता होता है उसे अभिज्ञ बोलते नहीं, चैतन्य बोलते नहीं, विशिष्ट बोलते नहीं, उसे बोलते हैं विशेषज्ञ। कहते नहीं ये इसमें विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं। अब देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द था, इसके
और भी शब्द देख लेते हैं। जैसे आंखों के सामने जो घटना घटती है उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। प्रति का मतलब सामने, अच का मतलब आंखें होते हैं। इस लोक से संबंधित जो भी होता है उसे बोलते हैं ऐहिक। एक ही जाति का उसे बोलते हैं सजातीय। किसी एक पक्ष से संबंधित एक पक्षीय। वाक्यांशों के लिए एक शब्द का मतलब होता है जब किसी वाक्य में प्रयुक्त या स्वतंत्र किसी वाक्यांश के लिए किसी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। घड़ियाँ गिनना। बोले हम तो भैया तुम्हारी यादों में घड़ियाँ गिन रहे थे। घड़ियाँ का मतलब ये नहीं है खूब याद करना, ऐसा कुछ नहीं है। गिनती करना, ऐसा भी कुछ नहीं है। घड़ियाँ गिन कर रखना, नहीं भैया। बेचैनी से प्रतीक्षा करना। बोले हम तो घड़ियाँ गिन रहे थे लेकिन फिर भी मतलब आए नहीं तुम, है ना। घड़ियाँ गिनना। अब देखिए सही उत्तर क्या होगा, बेचैनी से प्रतीक्षा करना। अब घड़ियाँ गिनना मुहावरे का अर्थ होता है बेचैनी से प्रतीक्षा करना। अब देखिए भैया कैसे वाक्य प्रयोग में करेंगे। राजा के दादाजी अपने मृत्यु की घड़ियाँ गिन रहे हैं। अपनी मृत्यु की क्या है, घड़ियाँ गिन रहे हैं, मतलब टपकने वाले हैं, है ना। ये सिस्टम कहने का मतलब है। और अन्य चीज़ें देखो, इससे की पॉइंट और भी देखो। गांठ बांधना। औरतें तो खूब कहती हैं तुम हमारी जा बात गांठ हम बांध लिया, हुई वही सोई हुई, है ना, हुई यही सोई हुई। तो गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ होता खूब याद कर लो, गांठ में बांध लो, गांठ में बांध लो, है ना। बाकी प्रयोग, ये बात गांठ में बांध लो तंदुरुस्ती रहे तो सब रहेगा। हाँ, गांठ में बांध लो। ये अंतिम सांस लेना या गिनना। मुहावरे का अर्थ है कि मृत्यु के अत्यंत करीब होना, बस अंतिम सांस ले रहे हैं, बस अंतिम सांस गिन रहे हैं या ले रहे हैं। संजय को खबर कर दो घर आ जाए, उसके पिताजी आखिरी सांस गिन रहे हैं। इसका मतलब ये गिनती विनती थोड़ी नहीं कर रहे हैं, मरने वाले हैं। गिनती करना, ढूंढ लेना। अब इसमें देखना, तारे गिनना, रात को नींद ना आना। जब से रेशमा के बच्चे विदेश गए हैं वह रात में तारे गिनती रहती, उसे चैन नहीं आती। मतलब क्या चिंता है बच्चों की ना। बाल बाल बचना मतलब मुश्किल से बचना, है ना। विमान दुर्घटना में सभी यात्री बाल बाल बच गए। अगला देखिए, अगला है बेसहारे का सहारा, मतलब अंधे की लकड़ी। बेसहारे का सहारा का मतलब होता अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा। अंधे के हाथ बटेर नहीं। तो ये डायलॉग उसका है, राजकुमार का। क्या कहता है ना वो तिरंगा में, है घेड़ा स्वामी, हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे। घेड़ा स्वामी, अगर अंधे के हाथ बटेर लग जाती है तो वो शिकारी नहीं हो जाता है घेड़ा स्वामी। और रही बात हिंदुस्तान को मिटाने की, वो क्या ख्वाब ना तो किसी का सदियों से पूरा हुआ है और ना पूरा होगा। हाँ चलिए, तो इसका मतलब होता है अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा। लोग पढ़ते नहीं है पहले, बेसहारे का सहारा, अंधे की लकड़ी। बाकी प्रयोग, बाढ़ में खेत बर्बाद हो गए तो अब सरकारी मदद ही हमारे लिए अंधे की लकड़ी है। मिस्टेक पॉइंट देखिए क्या होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ, अर्थ और उनके बाकी प्रयोग। अंधे के हाथ बटेर, यानी कि अनाड़ी आदमी को सफलता प्राप्त होना, तभी कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लग गई है। रामू मात्र 8वीं पास है फिर भी उसकी सरकारी नौकरी लग गई। इसी को कहते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लगना, है ना। बहुत लोगों के, भाई हम लोग मेहनत करते हैं लेकिन बहुत लोगों के को क्या होगा, बटेर लग जाएगी हाथ में, है ना। अंधों के हाथ में लग जाएगी बटेर। आग लगने पर कुआं खोदना, यानी कि विपत्ति आ जाने पर ही उसका निराकरण करना, मतलब बस ताज़ा ताज़ा समाधान ढूंढना। गर्मी जब शुरू हो गई तब पंखा लाओगे, ये तो वही हाल है ना। आग लगने पर कुआं खोदना। अंत भला तो सब भला, कहते नहीं अंत भला सो भला। परिणाम अच्छा हो जाए तो सब कुछ अच्छा माना ही जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम कसमकस के पश्चात पाकिस्तान दौरे पर गई और विजयी रही। सच है, अंत भला तो सब भला। कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ और भी होती हैं। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। समय निकल जाने पर बेटा पछताना व्यर्थ होता है। मतलब समय रहते अगर आप अभी पढ़ लिए, इधर उधर कॉलिंग करने पे लगे, मतलब जीएफ से गर्लफ्रेंड से बात करने में लगे, तो मतलब टाइम बर्बाद हो जाएगा। बेहतर है लाइव बनाओ। सारे साल तुम मस्ती मारते रहे, अध्यापकों और अभिभावक की एक ना सुनी, अब बैठकर रो रहे हो। ठीक ही कहा गया है। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। कंगाली में आटा गीला है, परेशानी पर परेशानी आना। और बेटा अगर आपको मेरी स्पीड कम लग रही है तो आपको यूट्यूब में सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, है ना। और क्वालिटी भी आप अच्छी कर सकते हैं। चलिए
परेशानी पर और परेशानी आ जाना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे किसी बात पर, लज्जित होकर क्रोध करना, बस झुझलाना दूसरों को, मतलब आपको कोई जब झंटा आपके मारे तो आप दूसरे को झुलझुलाओ, मतलब उसे झुटलाओ, तो कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हैं, अगला देखो, घर का वेदी लंका डाहे, आपस की फूट से हानि होती, आपसी में फूट अगर पड़ जाए तो इंसान क्या करता, आपके सेक्रेट दूसरे को बता देगा। तस्करी तस्करी के बाकी प्रयोग देखेंगे। तस्करी के सोने पर तीनों दोस्तों में झगड़ा हो गया, एक ने पुलिस को खबर दे दी और पुलिस सारे सोने समेत तीनों को पकड़ ले गई। सच है कि घर का वेदी लंका ढाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूसी से खर्च करना है ना। अब देखो, जेब कतरे ने 100 रुपये उड़ा लिए तो कुछ नहीं, पर मुन्ना ने मुझे 5 रुपये उधार नहीं दिए। ये तो वही बात हुई, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। कारक प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, आपने एक को भी नहीं देखा, मैं ये पुस्तक पढ़ा हूँ। भाई मैंने ये पुस्तक पढ़ी है, मैं ये पुस्तक पढ़ा हूँ, ये तो बात गलत है ना, तो इसलिए ये वाला गलत है। विनीत घर में है, विनीत घर में है, तो इसमें कौन सा कारक है, अधिकरण, में पे पर, इसमें देखिए में आ रहा। कारक कितने प्रकार के होते हैं, सीधे क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक बेटा 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं कारक, आइए देखते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के कारक होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं। देखिए आप लोगों को दिख रहे होंगे, एक होता है कर्ता कारक, एक कर्ता कारक, एक कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। चलिए कैसे याद करेंगे। कर्ता ने कर्म को, अब इनकी विभक्ति भी आपको याद करनी पड़ेगी। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध काकी के नानी ने, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे हो अरे, ये शब्द जब आ जाते हैं तो उसे संबोधन कहते हैं। तो आपको ऐसे याद करने, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध काकी के नानी ने, हैं, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे हो अरे। कहते नहीं हे भगवान मेरी रक्षा करें, तो इसमें कौन सा कारक हुआ, संबोधन हुआ। हैं, अगर मैंने कह दिया मोर छत पर नाच रहा है, छत पर आ गया ना, मोर छत पर नाच रहा, तो अधिकरण कारक में पे पर। मैंने कह दिया राम की गाय खेत में गेहूं खा रहे, राम की गाय, की आ गया काकी के नानी ने, तो ये संबंध कारक होता है। अगर मैंने कर्म कारक कैसे, जैसे मैंने कह दिया राम ने रावण को मारा, को आ गया, तो ऐसे आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। और आप इसकी अगर PDF चाहते हैं तो बेटा आप कमेंट करके हमें बता दीजिए, और आप जैसे ही इस पर 100 लाइक्स वीडियो पर हो जाएंगे तो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, और आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। चलिए अगला सेट अगर आप चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया, मतलब मैं आपको हिंदी और GS और मैथ जो भी इससे आते हैं, इंग्लिश के भी सेट प्रोवाइड कराएंगे, आप कमेंट में लिख दीजिएगा। ओके, चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।